किसी बड़े सुपरमार्केट के टी शर्ट से लेके यूरोप के बड़े फैशन हाउसेस में यूज होने वाले डेनिम तक, इंडिया एक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का पावर हाउस है। लेकिन इस सक्सेस के बावजूद इंडिया के गारमेंट सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इनफॉर्मल है। 6 में से 1 गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग वर्कर एक ऐसा दर्जी या टेलर है जो अकेले अपने लोकल कस्टमर्स और आसपास के लोगों के लिए कपड़े सिलता है। और ये इनफॉर्मली काम करते हैं, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं, लेकिन कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं। इंडिया में लगभग 1.2 करोड़ टेलर्स हैं। कंपेयर करें तो इंडिया के आईटी सर्विसेज जैसे बड़े इंडस्ट्री में भी बस 54 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं। जरा सोच के देखो, एक तरफ तिरुपपुर और बैंगलोर में एक्सपोर्ट फोकस गारमेंट फैक्ट्रीज ग्लोबल ब्रांड्स के लिए हजारों टी शर्ट सिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले के टेलर्स छोटी दुकानों या अपने घरों के कॉर्नर्स में काम करते हैं और कई दिनों के काम के बाद एक सलवार सूट बना पाते हैं। दोनों हैं तो मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स, लेकिन दोनों बहुत अलग इकोनॉमिक वर्ल्ड्स में एग्जिस्ट करते हैं। और इन दोनों में ये डिफरेंस शायद बहुत जल्दी खत्म भी नहीं होने वाला है। 2018 से 2024 तक इंडिया में लगभग 1.4 करोड़ नए मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बने। इसका 33% से भी ज्यादा कस्टम टेलरिंग में था। इनफैक्ट ये टेलर्स मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स तो माने जाते हैं, लेकिन ये इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं करते। तो भला इतने सारे लोग इनफॉर्मल कस्टम टेलर्स जैसे क्यों काम करते हैं? इसके पीछे कौन से स्ट्रक्चरल रीजंस हैं और इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? आज के इस वीडियो में हम डेटा फॉर इंडिया के टीम के कलेक्टेड डेटा के बेसिस पे इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया में टेलरिंग के बेसिक्स समझेंगे और ये समझेंगे कि ये सेक्टर इनफॉर्मल कैसे बना। फिर हम ये भी देखेंगे कि इस सेक्टर में औरतों का ज्यादा प्रेजेंस क्यों है। एंड में हम ये भी देखेंगे कि इस सेक्टर में फॉर्मलाइजेशन सक्सेसफुल क्यों नहीं होता। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के टेलरिंग इंडस्ट्री के बेसिक्स समझते हैं। देखो दोस्तों, टेलरिंग ज्यादातर लोगों का ड्रीम जॉब नहीं होता। लोग इसे तब चूज करते हैं जब इनके पास कोई बेहतर ऑप्शन ही नहीं होता है। टेलरिंग में बैरियर टू एंट्री काफी लो होता है। बस एक स्यूइंग मशीन, एक छोटा स्पेस और थोड़े स्किल की जरूरत होती है, जो फैमिली मेंबर्स या किसी के अंडर काम करके सीखी जा सकती है। इनफैक्ट 80% से ज्यादा टेलर्स के पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं होती। अर्निंग्स भी इसका प्रूफ है। 10 में से 8 टेलर्स हर महीने लगभग 6,000 रुपए कमाते हैं। ये दूसरे सेल्फ एम्प्लॉयड मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स के इनकम का आधा है। काम सीजनल भी होता है। ये ज्यादातर फेस्टिवल्स और शादियों के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। दिवाली एक स्टेडी पीरियड होता है, लेकिन इसके बाद वीक पीरियड आता है और बहुत कम कस्टमर्स मिलते हैं। ये किसी तरह का एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है जो एंटरप्रेन्योरशिप जैसा दिखता है। लोग काम तो कर रहे होते हैं, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स में ये नहीं दिखते, लेकिन ये लो प्रोडक्टिविटी, लो अर्निंग एक्टिविटीज में फंसे होते हैं, जो लेबर तो अब्सॉर्ब कर लेता है लेकिन ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट नहीं करता। टेलरिंग में कस्टम क्लोथिंग के डिमांड के कारण ग्रोथ नहीं आया है। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि लोग इस काम को तब चूज करते हैं जब फॉर्मल इकोनॉमी काफी काम जनरेट नहीं कर पाता। लेकिन ये सेक्टर ज्यादातर इनफॉर्मल क्यों है? चलिए देखते हैं। ये इनफॉर्मेलिटी गलती से नहीं आई, ये कई सालों के पॉलिसी चॉइसेस का रिजल्ट है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने स्टील प्लांट्स, डैम्स और हैवी मशीनरी बनाने पे फोकस किया। क्लोथिंग जैसे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज पर कम फोकस किया गया। बड़े गारमेंट फैक्ट्रीज को स्ट्रिक्ट लेबर लॉज और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट से डील करना पड़ता था और छोटे टेलर्स को तो इग्नोर ही कर दिया जाता था। ना कोई सपोर्ट, ना कोई स्क्रूटनी। 1960s में लोकल एंटरप्रेन्योर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने गारमेंट प्रोडक्शन छोटे फर्म्स के लिए रिजर्व कर दिया था। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो गई। अगर कोई टेलर ज्यादा वर्कर्स हायर करता या इसका बिजनेस एक स्पेसिफिक साइज से बड़ा हो जाता, तो इसके टैक्स बेनिफिट्स चले जाते थे और इस पे हेवियर रेगुलेशंस भी लगाए जाते थे। बेसिकली ग्रोथ पे पेनल्टी लग रही थी, तो टेलर्स भी अपने बिजनेसेस छोटे रखते थे। ये ज्यादा लोग हायर नहीं करते थे, फॉर्मली रजिस्टर नहीं होते थे और अपनी विजिबिलिटी भी कम रखते थे। जब 1980s और 1990s में इंडिया के गारमेंट इंडस्ट्री में फाइनली बूम आया, पर ये एक्सपोर्ट पे बिल्ड हुआ था। फैक्ट्रीज वेस्टर्न ब्रांड्स के लिए स्टैंडर्डाइज टी शर्ट्स और ट्राउजर्स बेचते थे। ये फैक्ट्रीज यंग मोबाइल वर्कर्स हायर करते थे और इन्हें असेंबली लाइन प्रोडक्शन सिखाते थे। इन फैक्ट्रीज में एज में बड़े और सेल्फ टॉट ट्रेडिशनल टेलर्स के लिए कोई जगह ही नहीं थी जो खुद से काम करते थे। और ये फैक्ट्रीज इंडियन कस्टमर्स के लिए कस्टम फिट कपड़े भी नहीं बना रहे थे। इन कस्टम फिट कपड़ों के लिए डिमांड लोकल टेलर्स के पास ही रहता था, जो हमेशा की तरह इनफॉर्मली काम कर रहे थे। फिर 1991 आया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण कंपनीज को फ्रीली एक्सपैंड करने मिला, लेकिन लेबर लॉज अभी भी स्ट्रिक्ट थे। एम्प्लॉयज हायर करना महंगा था और इन्हें फायर करना लीगली मुश्किल था। इसीलिए गारमेंट एक्सपोर्टर्स ने अपने फॉर्मल वर्कफोर्सेस छोटे रखे
और होम बेस्ड वर्कर्स और छोटे वर्कशॉप्स को स्टिचिंग का काम सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इंडिपेंडेंट टेलर्स ने इसे एक पिवट के थ्रू सर्वाइव किया। इन्होंने ऐसे सेगमेंट्स एंटर किए जहां फॉर्मल प्लेयर्स आसानी से एंटर नहीं कर सकते थे। जैसे वुमेन्स एथनिक वेयर में फिट इंडिविजुअल होता है और डिजाइन कस्टम, तो स्टैंडर्डाइज डिजाइन्स और मास प्रोडक्शन इस सेगमेंट में काम नहीं कर पाते। रेडीमेड ऑप्शंस थे, लेकिन इन्हें ऑल्टर करने की जरूरत होती थी। इसके लिए भी लोग टेलर्स के पास ही आते थे। इनफैक्ट हो सकता है कि इस शिफ्ट के कारण नए नीश एक्सपोर्ट मार्केट्स बन गए जिसे छोटे यूनिट सर्विस कर सकते थे। और तो और बहुत सारे इंडियंस अभी भी किसी ना किसी फॉर्म में इन टेलर्स से स्टिच्ड कपड़े पहनते ही हैं। और तो और इंडिया में कंपैरेटिवली चीप लेबर के कारण कस्टम स्टिचिंग रिचर कंट्रीज से सस्ता पड़ता है, तो टेलर विजिट्स में ज्यादा टाइम स्पेंड करना एक वैलिड ट्रेड ऑफ बन जाता है। लेकिन कस्टम टेलरिंग इंडस्ट्री का आउटपुट मेजर कैसे होता है? कस्टम टेलरिंग को जनरली मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट जैसे कंसिडर किया जाता है, क्योंकि टेलरिंग रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाता है। लेकिन इंडिया के नेशनल अकाउंट्स में टेलरिंग का इकोनॉमिक आउटपुट सर्विसेज के अंडर आता है, मैन्युफैक्चरिंग के नहीं। इसका लॉजिक ये है कि टेलर्स रॉ मटेरियल ओन नहीं करते। कस्टमर फैब्रिक लाता है और टेलर इसे एक फीस के बदले स्टिच करता है। इसके कारण ये गुड नहीं बल्कि सर्विस बन जाता है। अगली बार आप जब इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स बढ़ते देखोगे तो याद रखना ये बस हेडलाइन नंबर्स हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ जैसा लग सकता है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा लो प्रोडक्टिविटी, इनफॉर्मल और होम बेस्ड टेलरिंग में जाता है। जॉब्स असली हैं, लेकिन ये वो फैक्ट्री जॉब्स नहीं है जिससे प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ आता है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स तो बना रहा है, लेकिन इनसे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट नहीं आ रहा। इंटरेस्टिंगली इस सेक्टर में फीमेल वर्कर्स ज्यादा हैं। 2005 में 45% कस्टम टेलर्स फीमेल थी। 2024 तक ये नंबर 75% तक बढ़ गया, मतलब लगभग 85 लाख वर्कर्स। मैन्युफैक्चरिंग में 3 में से 1 फीमेल वर्कर कस्टम टेलर है। 2018 से 2024 के बीच 1 करोड़ फीमेल वर्कर्स ने मैन्युफैक्चरिंग एंटर किया। इनमें से लगभग 60 लाख वर्कर्स टेलर्स बने। और ये फीमेल वर्कर्स का कॉन्सेंट्रेशन बस टेलरिंग में लिमिटेड नहीं है। इंडिया के ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉइज औरतें ही हैं। अपैरल और टेक्सटाइल में ये इनफॉर्मेलिटी सबसे ज्यादा विजिबल है, जिसके बाद टोबैको या बीड़ी आता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखो, टेलरिंग डेली लाइफ के साथ सेट हो पाता है, लेकिन फैक्ट्री वर्क ऐसा नहीं कर पाता। फैक्ट्री जॉब्स के फिक्स्ड आवर्स होते हैं। इनके लिए रोज ट्रैवल करना पड़ता है। एक डिस्टेंट लोकेशन पे फैक्ट्री में सुपरविजन के अंडर काम करना होता है। छोटे शहरों या गांव की थोड़ी बुजुर्ग औरतों के लिए ये एक प्रॉब्लम होता है। इन पे सोशल नॉर्म्स और घर संभालने के प्रेशर्स रहते हैं। फीमेल टेलर्स में से लगभग 90% अपने घर या घर के आसपास ही काम करती हैं। ये इसे फुल टाइम नहीं बल्कि अपने घर के काम के साथ एक सब्सिडरी जैसे यूज करती हैं। 2019 में औरतें दिन के 11% टाइम टेलरिंग करती थी। ये नंबर 2024 तक 31% तक बढ़ा है। बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में औरतों के लिए ज्यादा फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स नहीं होते। इन स्टेट्स में इनफॉर्मल टेलरिंग जॉब्स का कॉन्सेंट्रेशन भी सबसे ज्यादा है। बिहार और आंध्र प्रदेश में 30% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स टेलर्स हैं। अगर टेलरिंग को काउंट ना किया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में फीमेल वर्कर्स का नंबर 35% से 28% तक कम हो जाता है। लेकिन इस सेक्टर में फॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं आ पाया है? क्या गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अलावा इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई है? टेलर स्मार्ट और क्लाउड टेलर जैसे कुछ स्टार्टअप्स ने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जो कस्टमर्स और टेलर्स को कनेक्ट करते हैं। इससे ऐप बेस्ड ऑर्डरिंग, एट होम मेजरमेंट्स और डोर स्टेप डिलीवरी पॉसिबल हो पाता है। टेलर स्मार्ट के पास 25 सिटीज में लगभग 800 टेलर्स हैं और इसने लास्ट ईयर लगभग 1.4 करोड़ रुपीस कमाया। लेकिन इंडिया के 1.2 करोड़ टेलर्स के कंपैरिजन में ये 800 टेलर्स वर्कफोर्स का बस 0.007% है। ये एक बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर है। इस बिजनेस को स्केल करना भी मुश्किल है। टेलरिंग एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप बिजनेस है। फैमिलीज कई सालों तक ही नहीं, कई डेकेड्स तक एक ही टेलर के साथ जुड़े रहते हैं। इनके टेलर को इनके मेजरमेंट्स, प्रेफरेंसेस और दूसरी छोटी डिटेल्स पता रहती हैं। कस्टमर्स को किसी ऐप पे किसी अनजान टेलर को ट्रस्ट करने के लिए कन्विंस करना मुश्किल होता है। और तो और ट्रेडिशनल टेलरिंग एक लो मार्जिन बिजनेस है। अगर प्लेटफॉर्म्स प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर केसेस में वो अफोर्डेबिलिटी ही कम हो जाती है, जिसके कारण टेलरिंग अट्रैक्टिव होता है। फ्रीक्वेंसी भी एक चैलेंज है। लोग हर हफ्ते अपने कपड़े टेलर नहीं करवाते। लोगों को साल भर में टेलर की बहुत कम जरूरत होती है, जैसे फेस्टिवल्स, शादियां या बहुत कम होने वाले रिप्लेसमेंट्स। यूजेज के कंपैरिजन में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हाई हो जाता है। इसलिए कई सालों के एफर्ट के बावजूद इंडिया के ज्यादातर टेलर्स ऑफलाइन, इनफॉर्मली और इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। प्लेटफॉर्म्स को कुछ सिटीज में ट्रैक्शन मिला है, लेकिन इन्होंने इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म नहीं किया है।
कस्टम टेलरिंग लाखों ऐसे इंडियंस के लिए एक सेफ्टी नेट है जिनके पास इससे बेटर ऑप्शन नहीं होता। साथ ही साथ एथनिक वेयर्स को कस्टम फिट्स की जरूरत होती है और इंडिया के बॉडी डाइवर्सिटी के कारण स्टैंडर्ड साइजेस सबको फिट नहीं होते। इसे मास प्रोडक्शन से सर्विस नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्मॉल स्केल यूनिट्स ने अपना बिजनेस ओरिएंट कर लिया है। स्टिचिंग अगर बंद भी हो जाए तो भी ऑल्टरेशंस पे ही ये इंडस्ट्री सरवाइव कर लेगी। लेकिन ये इंडस्ट्री फिर भी फ्रेजाइल है। रेडीमेड क्लोथिंग छोटे शहरों तक पहुंच रहा है। यंगर जनरेशन्स भी टेलर्ड आउटफिट से बहुत ज्यादा अटैच नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में टेलरिंग सरवाइव कर पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।